हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ आवर चैप्टर कोरिलेशन, और हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा लास्ट चैप्टर ऑफ योर 11th इकोनॉमिक्स। कौन सा होगा वो होगा इंडेक्स नंबर। आई होप सो कि आप लोग बड़े ही एक्साइटेड होंगे कि चलो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स से तो आप फ्री हुए कि आपने इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ लिया, एंड आई होप सो कि मैंने जो जो पढ़ाया है वो आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से पढ़ा भी है और उसे रिवाइज भी किया है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स भूल जाओगे आप, इसलिए क्या करना है? रिवाइज करते रहना है, ओके? उसे पढ़ते रहना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया आपने सुन लिया और काम खत्म। मैंने बोला आपने सुना, उसे एक बार बुक में पढ़ो, तब वो अच्छे से आपके माइंड में रहेगा, ओके? आई होप सो कि आप लोगों की 11th का जो इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, ओके? आई होप, मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन आई होप, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं एंड जो हमारा कोरिलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन है द यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट इन फीट एंड वेट इन केजीज इज। क्या बोला हमें? यूनिट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा? किसके बीच में? हाइट इन फीट और वेट इन केजीज के बीच में। तो स्टूडेंट्स, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी जब हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है वैसे? हमारा स्मॉल आर, राइट? हम उसे डिनोट कैसे करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो जो हमारा आर होता है वो क्या होता है? एक प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर होने का मतलब क्या होता है? प्योर नंबर होने का ये मतलब होता है कि आपका जो आर निकल के आने वाला है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है? वहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो होती है वो हमारी जो आंसर है उसमें नहीं लिखी जाती है ना? तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स नहीं आएंगे। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है कि हाइट दी है फीट में, वेट दिए है केजीज में, तो आपका जो यूनिट ऑफ कोरिलेशन है वो क्या आ जाएगा? तो वो आएगा नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट क्यों आएगा? सिंपल सी चीज है, देखो जो फर्स्ट वाला है वो क्या है? केजी और फीट, तो ये होगा ही नहीं, ना तो हम केजी में डिफाइन करेंगे ना ही हम फीट में डिफाइन करेंगे। फिर आता है परसेंटेज, तो हम परसेंटेजेस में भी डिफाइन नहीं करेंगे। हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट, बिकॉज यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते। और अगर फिर भी हमें बोला जाए कि नहीं आप यूनिट्स जो गिवन है उसी यूनिट्स के फॉर्म में आपको कैलकुलेशन करना है, तो हम सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे कोरिलेशन हो ही नहीं सकता बिकॉज यूनिट्स अलग अलग है। अगर यूनिट्स अलग है तो हम कोरिलेशन कैसे बताएं, राइट? तो वो चीज भी हम बोल सकते हैं। बाकी हमें इतना पता है कि जो हमारा आर हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है? वो होता है प्योर नंबर, ओके? सो आपका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है, ठीक? आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका थर्ड ऑप्शन क्यों सही है। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्या है वो? ये फिर से हमारे पास में एमसीक्यू ही है। द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, राइट? तो आपका जो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा, सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं? ये चीज हमने नहीं पढ़ी ना। इसका मतलब क्या? सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब ये कि आपका जो नॉर्मल वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो, ठीक है? तो उसकी रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? रेंज का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो कोरिलेशन है वो किस पर्टिकुलर रेंज के बीच में डिफर करने वाला है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना कि हमारा जो कोरिलेशन होता है स्टूडेंट्स वो -1 to +1 डिफर करता है, राइट? आपकी जितनी भी डेटा है, आपकी जितनी भी डिग्रीज है वो उस -1 से +1 के बीच में ही आती है। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी आपका जो आंसर है वो -1 या +1 की लिमिट से बाहर का है तो इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो आपकी जो रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन है वो क्या होगी? वो होगी -1 to
+1। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास में। तो अगर मैं फर्स्ट वाला देखूं तो वो क्या है, 0 to infinity। तो ये चीज तो गलत हो गई, बिकॉज हमारे पास में एक रेंज डिफाइंड है कि हम सिर्फ -1 से +1 तक ही चलेंगे। अब 0 to infinity तो बहुत ही डिफरेंट चीज हो गई, ये नहीं पॉसिबल है। फिर आता है सेकेंड वाला, क्या है, -1 to +1। तो यस, यही हमारा -1 to +1। तो यही क्या होगा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी हम थर्ड वाला भी एक बार देखेंगे क्या है, -∞ to ∞। सो -∞ to ∞ थोड़ी ना जाना है हमें, इनफाइनाइट नहीं है हमारी लिमिट, हमारे पास में एक लिमिट डिफाइंड है, दैट इज -1 to +1। नाउ आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को याद होगा ये -1 to +1 के स्लैब में हम लोग डिफरेंट हमारे क्या पढ़ते हैं, डिग्रीज पढ़ते हैं, राइट। मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को, वो डिग्रीज कौन कौन सी होती है, उनका मतलब क्या होता है, बिकॉज वो जो डिग्रीज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब भी बताया था कि आप लोगों को डिग्रीज और उसका डायरेक्शन चेक करना आना चाहिए। ओके, डायरेक्शन तो आप इजीली चेक कर सकते हो ना, पॉजिटिव, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो इट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो इट मींस कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, अब डिग्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या पता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो -1 to +1 की रेंज में चलता है। ठीक है, अब इस -1 to +1 की रेंज में डिफरेंट स्लैब्स हैं। वो क्या क्या है, वो है हमारे 0.9 to 1। ओके, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं अलग अलग नहीं बता रही हूँ। जब नेगेटिव में आंसर आ जाए तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जब पॉजिटिव में आंसर आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। बाकी ये जो स्लैब्स हैं ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट स्लैब होता है हमारा 0.9 to 1। फिर जो सेकेंड वाला है वो क्या आता है, 0.75 to 0.9। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वाला क्या आता है, 0.25 to 0.75, और जो लास्ट वाला है वो हमारा होता है 0 to 0.25। ये पर्टिकुलर हमारी क्या होते हैं, 4 हमारे स्लैब्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स की कब हमारा कौन से टाइप का, कौन सी डिग्री का कोरिलेशन है। अगर हमारा 0.9 to 1 है तो हम बोलेंगे वेरी हाई डिग्री। ओके, फिर जो नेक्स्ट वाला आता है उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम बोलेंगे फेयरली हाई। फिर आता है हमारा उसका भी नेक्स्ट वाला, दैट इज 0.25 to 0.75। इसमें हम क्या बोलेंगे कि कैसा कोरिलेशन है, तो ये है हमारा मॉडरेट कोरिलेशन। ओके, और फिर जो हमारा लास्ट वाला आता है 0 to 0.25, इसमें हम क्या बोलेंगे, कैसा कोरिलेशन है, तो ये है हमारा वेरी लो कोरिलेशन। ये हमने अपनी डिग्रीज पढ़ी थी एंड आई होप कि आप लोग याद रखोगे और याद होगी भी आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपने पढ़ा था, एक और चीज आप लोगों ने देखी थी, अगर आपका आंसर 1 आता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन, और अगर 0 आंसर आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि इनके बीच में है 0 कोरिलेशन। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी अपनी डिग्री ऑफ कोरिलेशन में। अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो वो होगा हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन, और जब हमारा नेगेटिव में आंसर आता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक, सो आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें याद भी हैं और क्लियर भी हैं। देखो ये जो इतना सब कुछ है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। कोरिलेशन में आप पूरा आपका जो आंसर है उस तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपने ये आप डिग्री नहीं डिफाइन कर पाए या डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर पाए तो आपके मार्क्स वहीं कट हो जाएंगे, या फिर आप लोगों को सीधा सिंपल बोला जाएगा कि आप लोग बताइए कि इसमें कैसी कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे, इसलिए इसे हमें बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसे याद करना ही पड़ेगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये याद हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए इसे। ठीक है, सो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जो हमारी रेंज है सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वो क्या होती है, -1 to +1। ओके,
फिर देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है इफ आर एक्स वाई इज पॉजिटिव द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑफ द टाइप। देखो क्या बोला है हमें, आर एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन है वो किसके बीच में बताया जा रहा है, एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। अब अगर जो हमारा आर एक्स वाई है वो अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये कौन सा काइंड ऑफ रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच में। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब आई होप कि आप लोगों को पता है क्या होता है। वो होता है या तो दोनों आपके वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों वेरिएबल्स डिक्रीज हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो, ओके या तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे या दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि एक्स और वाई में इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन देखने को मिल रहा होगा हमें। तो इसका फर्स्ट वाला मैं देखूं तो वो क्या है, व्हेन वाई इंक्रीजेस एक्स इंक्रीजेस, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई भी इंक्रीज हो रहा है एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला पर्टिकुलर टाइप हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, व्हेन y डिक्रीजेस x इंक्रीजेस। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, राइट। हमारा y जो है वो डिक्रीज हो रहा है, x जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसा कोरिलेशन है, ये है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ये जो हमारे दोनों वेरिएबल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब हमारे वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उनके बीच में कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव है। तो हमारा ये जो सेकेंड वाला है वो तो बिल्कुल गलत है। फिर जो थर्ड वाला है वो क्या है, व्हेन y इंक्रीजेस x डज नॉट चेंज। क्या बोला जा रहा है कि आपका y तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन x यहीं पर ही है, तो क्या ये कोई कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है ही नहीं। मतलब कि y के इंक्रीज होने से x पर कोई इंपैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो इनके बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, तो इट मींस कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा व्हेन y इंक्रीजेस x इंक्रीजेस, ठीक है। y इंक्रीज हो रहा है x भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी। देखो यहाँ पर कुछ भी न्यू नहीं है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बस उसी को अब क्या हो गया है क्वेश्चन में फ्रेम कर कर पूछा जा रहा है। तो ये एक काइंड ऑफ क्या हो गया, ये एक काइंड ऑफ हमारी रिवीजन चल रहा है या पूरे चैप्टर की समरी हो गई कि हम क्वेश्चंस के टाइप्स में देख रहे हैं कि हमने क्या क्या कंसेप्ट पढ़े थे और उसे एक सिस्टमैटिक वे में नोट डाउन कर रहे हैं या लिख रहे हैं हम, राइट। सो आपका इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, दैट इज when the variable y and x share positive relationship, that is when y and x both increases simultaneously, then the value of rxy is positive, okay। पॉजिटिव कोरिलेशन जब भी होगा तो यही चीज ध्यान रखना कि दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या फिर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपके जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, या एक डिक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है, ठीक है। आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्लियर होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ rxy is equals to 0, the variable x and y are। अब rxy is equals to 0 का क्या मतलब हो, r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। और अगर आपका जो r है वो अगर 0 हो जाता तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 कोरिलेशन है आपके दो वेरिएबल्स के बीच में, राइट। तो जब 0 कोरिलेशन होगा दो वेरिएबल्स के बीच में तो जो x और y है वो क्या होंगे, क्या वो लीनियरली रिलेटेड होंगे, नॉन लीनियर रिलेटेड होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, इनमें से हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। उस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि आपका जो कोरिलेशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, राइट। लीनियर होता है, इसका मतलब कि जब भी आपका r 0 के अलावा और कुछ आएगा तो हम ये बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। जब r 0 आएगा तब हम ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो हमारा r जब 0 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो x और y है वो दोनों रिलेटेड नहीं है, ओके। तो
तो ऐसे केसेस में हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका जो x और y उनके बीच में लीनियर रिलेशन हो, बिल्कुल नहीं। अगर ये 0 की जगह पे कोई भी अदर दूसरा कोई नंबर होता तो हम बोलते कि वो लीनियर रिलेशन है उनके बीच में, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब 0 है इसका आंसर स्टूडेंट्स, ओके, मतलब r इसका 0 है, तो इसका मतलब कि कोई कोरिलेशन नहीं, कोई कोरिलेशन नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन लीनियर है, ओके। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं हो कि आपका x और y इंडिपेंडेंट हो सकता है कि दोनों डिपेंडेंट हो, हम नहीं बता सकते कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन हम इस चीज को तो श्योरिटी से बोल सकते हैं ना कि जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं वो दोनों लीनियर रिलेशनशिप शो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपका जो आंसर होगा इफ r x y इज इक्वल्स टू 0 द वेरिएबल x एंड y आर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकेंड वन, नॉट लीनियरली रिलेटेड, ओके। उसे अगर मैं थोड़ा अच्छे से डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगी? द वैल्यू ऑफ r x y, ये y है स्टूडेंट्स पूरा, becomes 0 when the two variables are not linearly related to each other. It may happen that both the variables may be non-linearly related to each other. It does not necessarily imply that both are independent of each other, ठीक है। यही चीज मैंने आप लोगों को बोली कि जरूरी नहीं है कि जो दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे के, हो सकता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, लेकिन एट प्रेजेंट वो कोई कोरिलेशन शो नहीं कर रहे हो हमें। तो जब भी कोरिलेशन नहीं आता है तो इसका मतलब हम यही बोलते हैं कि वो जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ओके। तो इसका आंसर क्यों नॉन लीनियरली रिलेटेड हुआ है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स विच कैन मेजर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ये 3 मेजर्स हमने पढ़े थे, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम, राइट। ये 3 हमने मेथड्स पढ़े थे। अब इन तीनों मेथड्स में से ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मेथड है या ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मेजर है जो कि हर एक काइंड ऑफ वेरिएबल पर हमारा जो कोरिलेशन है वो हमें शो कर सकता है? तो स्टूडेंट्स जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा में कोरिलेशन शो करता है, राइट। क्वालिटेटिव डेटा में कोरिलेशन शो नहीं करता। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एक फैक्टर मिसिंग है कि क्वालिटेटिव डेटा को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी आपका जो आंसर है दैट मीन्स वो 0 हो जाए, या फिर हम बोलें कि कोई भी आपके जो 2 वेरिएबल्स हैं अगर वो कोरिलेटेड नहीं है तो उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताएगा हमें। तो जो आपका जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो गया? वो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। फिर आता है हमारा सेकंड, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो स्टूडेंट्स स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि यहां पर हम क्वालिटेटिव डेटा पर क्या करते हैं? अपना कोरिलेशन शो करते हैं, राइट, कोरिलेशन बताते हैं हम अपना। और फिर हमने जब एक और कंसेप्ट पढ़ा था, मतलब इसके अंदर का एक टाइप पढ़ा था, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तो उसमें हमने देखा था कि क्वालिटेटिव के साथ साथ में क्वांटिटेटिव डेटा का भी कोरिलेशन शो कर दिया जाता है ना। तो अगर उस वे से मैं देखूं जो कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है वो मुझे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का डेटा दे रहा है। लेकिन अगर मैं थ्योरेटिकली बोलूं स्टूडेंट्स आपको, तो हम ये मानते हैं कि आपका जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है वो क्वांटिटेटिव डेटा पर आपको कोई भी कोरिलेशन नहीं शो करता है, ओके। तो हमें थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, ओके। ये अज्यूम कर लो आप कि क्वांटिटेटिव डेटा पर जो आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है वो यूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है? क्वालिटेटिव पर यूज हो सकता है। तो यहां पर क्वांटिटेटिव वाला फैक्ट बच गया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो है इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम कहीं कुछ टाइप ऑफ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन पर हम अपना कोरिलेशन शो नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा थर्ड वाला स्कैटर डायग्राम।
तो स्टूडेंट्स स्कैटर डायग्राम जो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ना सिर्फ क्वालिटेटिव पर बेस्ड हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव पर बेस्ड है। स्कैटर डायग्राम आपको हर एक कंडीशन में शो करके बता देगा कि आपका कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन है भी या नहीं है, अगर है तो क्या वो हाईली कोरिलेटेड है या लो कोरिलेटेड है, अगर नहीं है तो बिल्कुल वो भी शो कर देता है, राइट। तो हमारा जो स्कैटर डायग्राम है उसमें हम बोल सकते हैं कि वो एक मेजर ऐसा होता है जो कि किसी भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप को शो कर सकता है। अब जब हमारे कोई भी दो वेरिएबल्स को रिलेटेड ना हो तो ये जो है हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये हमें नहीं शो कर सकता कि वो कोरिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ इसने आंसर दे दिया 0 है। अब पता नहीं अब आगे वो कितने थोड़े बहुत भी कोरिलेटेड है या नहीं है, राइट। लेकिन जो हमारा स्कैटर डायग्राम है वो उसमें हम सिर्फ बाय ऑब्जर्वेशन बता देते हैं कितना कोरिलेशन है कितना कोरिलेशन नहीं है, ओके। तो इसका मैं अगर आप लोगों को एक सिस्टमैटिक आंसर दूं तो कुछ ये होने वाला है, scatter diagram can measure any type of relationship whether the variables are highly related or not at all related, ठीक है। अगर बहुत highly related हो या फिर बिल्कुल भी related ना हो तो भी जो हमारा स्कैटर डायग्राम है वो हमें उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बता देता है। Just by looking at the diagram, the viewer can easily conclude the relationship between the टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, ओके। ये तो इसकी थोड़ी स्कैटर डायग्राम की क्या हो गई, बढ़ाई कर दी गई, राइट। फिर आता है ऑन दी अदर हैंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो सुटेबल नहीं है किसके लिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। Likewise, Spearman's rank correlation also disqualifies to measure any kind of relationship as its domain is restricted only to the qualitative variables, ठीक है। तो आपने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन में क्या ऐसी दो चीजें बताई है जो कि आपके स्कैटर डायग्राम में नहीं होती है। तो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड होता है और जो आपका रैंक कोरिलेशन है वो सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा पर बेस्ड होता है। लेकिन जो आपका स्कैटर डायग्राम है वो आपको हर एक टाइप का रिलेशनशिप बता सकता है, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रिसाइजली मेजर्ड डेटा आर अवेलेबल द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। क्या बोला गया है हमें कि अगर प्रिसाइजली मेजर्ड डेटा हमारे पास में अवेलेबल है तो जो हमारा सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा वो हमारा जो फर्स्ट वाला, इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन से हम कुछ भी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंच सकते। इसके ऑप्शंस देखेंगे फिर हम समझेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सो फर्स्ट क्या है, मोर एक्यूरेट देन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला गया हमें फर्स्ट वाले हमारे ऑप्शन में कि अगर आपका जो अवेलेबल डेटा है वो प्रिसाइजली मेंशन्ड है, मतलब कि उसका जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो अच्छे से एक प्रॉपरली फाइंड आउट करके दिया गया है, तो जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा आपके रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। या फिर जो सेकेंड वाला है वो क्या है, लेस एक्यूरेट देन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर एज एक्यूरेट एज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस, या फिर हमें बताएं कि ज्यादा अच्छा मेजर कौन सा है, ये चीज हमें यहाँ पर शो करनी है, राइट। अब तीन ऑप्शंस है कि क्या आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन से ज्यादा एक्यूरेट है या कम एक्यूरेट है या बिल्कुल बराबर एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है, मतलब कि जब हमने पढ़ा था तो हमें क्या पता है कि हमारे तीन मेजर्स होते हैं कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। एक होता है हमारा स्कैटर डायग्राम, देन कम्स कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसे कि हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, और थर्ड वाला होता है हमारा स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जिसे हम रैंक कोरिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये समझा था कि जो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज वो पहली चीज तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पर बेस्ड है, उसके बाद में वो जो आंसर्स हमें देता है वो एकदम एक्यूरेट होते हैं,
ओके यहाँ पर कोई भी अजम्पशन ऐसा नहीं चलेगा कि अपने मन से कुछ भी ले लिया, और वो क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड है, मतलब कि कुछ ना कुछ वैल्यूज होना तो ही वो कैलकुलेट हो सकता है। हमारा जो रैंक कोरिलेशन है उसमें हम रैंक कर देते हैं, राइट, उसमें हमारे पास में वैल्यूज नहीं होती हैं, हम रैंक कर देते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है किससे, हमारे रैंक कोरिलेशन से। ओके, इट मींस कि इसका आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वन आएगा। ओके, अब इसे थोड़ा और अच्छे से सिस्टमैटिकली देख लेते कि हम इसे लिखने कैसे वाले हैं। So generally, all the properties of Karl-Pearson's coefficient of correlation are similar to that of rank correlation coefficient. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जनरली, अगर एक जनरल सेंस में मैं देखूं तो हमारी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके सिमिलर होती है, वो रैंक कोरिलेशन के सिमिलर होती है। ओके, हाउएवर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज जनरली लोअर और इक्वल टू कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पर हम ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी सेम होती है, फिर भी जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमारे जो रैंक कोरिलेशन है वो हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कम एक्यूरेट होता है या फिर इक्वली एक्यूरेट होता है। ये कभी भी केस नहीं आएगा कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट है आपके कोएफिशिएंट कोरिलेशन से। ओके, ये चीज कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। The reason for this difference between the two coefficients is because the rank correlation coefficient uses ranks instead of the full set of observations that leads to some loss of information. ये जो डिफरेंस है, ये जो हम बोल रहे हैं कि कभी भी हमारा रैंक कोरिलेशन हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यही है कि जो हमारा रैंक कोरिलेशन होता है वो किस पर बेस्ड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी रैंक्स पर बेस्ड होता है। वो सिर्फ रैंक्स के थ्रू हम लोग बताते हैं कि कितना कोरिलेशन है, हम ये चीज नहीं देखते हैं कि जो हमारे पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज हैं, या हम उन्हें अपने जो कैलकुलेशन है उसमें इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हम कोएफिशिएंट कोरिलेशन को ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं। ओके, if the precisely measured data are available then both the coefficients will be identical. अगर एकदम precisely measured, एकदम precisely data हमारे पास में available है तो हमारा क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स कि दोनों आइडेंटिकल है, या फिर आपका जो एक्यूरेसी हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू योर रैंक कोरिलेशन। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is R preferred to covariance as a measure of association? R and covariance दोनों के बीच में डिफरेंस आई गेस आप लोगों को याद है। R क्या होता है, तो R होता है हमारा कार्ल-पियर्सन्स कोरिलेशन, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड कोवेरियंस क्या होता है, तो कोवेरियंस हम फाइंड आउट करे थे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा, सिग्मा XY डिवाइडेड बाय n करके, राइट, ये चीज हम लोग पढ़े थे हमारे कोवेरियंस में। तो हम लोग मतलब कि अब जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है कि R को हम क्यों प्रेफर करते हैं हमारे कोवेरियंस के कंपैरिजन में। ओके, क्या रीजन है उसे प्रेफर करने का, R का मतलब हो गया कि आप लोग कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों प्रेफर कर रहे हो, कोवेरियंस से भी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी के बीच में रिलेशनशिप, तो आप कोवेरियंस क्यों नहीं यूज कर रहे हो और ये क्यों यूज कर रहे हो, तो उसका रीजन हमें बताना है। ओके, तो उसका रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स, हम वो समझते हैं। Although correlation coefficient is similar to the covariance in a manner that both measure the degree of linear relationship between the two variables, but the former is generally preferred to covariance due to following reasons. आई होप कि ये जो इस पैरा में लिखा है उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है और जो हमारा कोवेरियंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, दोनों में हम डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसे हम क्यों प्रेफर करते हैं कोवेरियंस के कंपैरिजन में, तो उसके कुछ ये दो रीजंस हैं। ओके, क्या रीजंस है हम वो समझते हैं। फर्स्ट वन क्या है, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 0 and 1, सिंबॉलिकली -1 is more than or equal to R,
इज मोर देन और इक्वल टू आर इज लेस देन और इक्वल टू +1. ओके, तो उसमें अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो क्या पता है हमें कि 0 to 1 लाइज बिटवीन -1 to +1. ओके, 0 to +-1 यहाँ पर हो जाएगा ये. ओके, ये जो 0 to 1 लिखा है उसमें +-1 दोनों आ जाएगा. एंड वैसे तो ऐसे इसके सिंबल को भी समझना डिफिकल्ट नहीं है. -1 से ज्यादा क्या है या इक्वल क्या है, r. ओके, और r जो है वो +1 से कम है. ओके, सो आई डोंट गेस कि उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होगी. तो हमारा जो r होता है स्टूडेंट्स, मतलब कि जो हमारा वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उसकी हमारे पास में एक लिमिट डिफाइंड होती है कि वो -1 to +1 ही वेरी करेगा. लेकिन जो कोवेरियंस होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. कोवेरियंस हमारा चेंज भी हो सकता है या कोवेरियंस हमारी इस जो हमारी लिमिट्स उसके बाहर भी हो सकता है, राइट. तो ये चीज एक प्रेफरेंस वाली हुई कि हम क्यों आर प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट कोरिलेशन प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू आर कोवेरियंस. फिर जो सेकेंड वाला आता है वो क्या आता है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज स्केल फ्री. हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्केल फ्री होता है. ओके, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी एक जो हमारे जो भी कोरिलेशन होगा वो +1 to -1 ही डिफर करेगा. उसमें हमें डिफरेंट डिग्रीज पता है कि अगर ये कुछ वैल्यूज आई हैं तो इसका मतलब कि कैसा कोरिलेशन है वो हमें डिग्री एंड डायरेक्शन दोनों शो करेगा. तो ये कुछ रीजंस जो हैं वो हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ज्यादा प्रेफरेबल बनाते हैं किसके कंपैरिजन में, कोवेरियंस के कंपैरिजन में. ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन आर लाई आउटसाइड द -1 and 1 रेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि क्या आपका जो r होता है, r का मतलब हो गया कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो -1 और +1 के बाहर कहीं पर लाई कर सकता है क्या. तो इसका आंसर क्या होगा, अ बिग नो. क्यों होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो हम लोगों को पता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है, तो हम इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि इस लिमिट के बाहर कोई भी डेटा चला जाए. हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी स्टूडेंट्स हमारे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की. उस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जो सारे हमारी वैल्यूज होती है वो +1 to -1 ही डिफर करती है या वेरी करती है. अगर कोई भी नंबर आपका +1 और -1 की लिमिट से बाहर आ जाए या कोई भी आपके दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया है वो इस लिमिट के बाहर आ जाए तो इट मीन्स कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, राइट. ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो r है वो +1 और -1 के बाहर हो जाए. किसी भी टाइप का डेटा हो, कुछ भी हो, अगर दो चीजों के बीच में आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका जो आंसर है वो +1 to -1 ही रहेगा. ओके, इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है. +1 to -1 के बीच में कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि यही पर्टिकुलर वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ भी, बिल्कुल नहीं. लेकिन +1 to -1 के बाहर कोई भी वैल्यूज नहीं हो सकती. ओके, सो इसे हम लिखने कैसे वाले हैं वो भी हम देख लेते हैं. नो, द वैल्यू ऑफ r cannot lie outside the range of -1 to 1. ओके, अब देखो -1 to +1 नहीं लिखा, -1 to 1 लिखा है, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है. +1 आप बोलो या फिर आप सिंपल 1 बोलो, एक ही मतलब होता है. ओके, so if r is equals to -1 then there exists a perfect negative correlation, and if r is equals to 1 then there exists perfect positive correlation between the two variables. If at any point of time the calculated value of r is outside this range then there must be some mistake committed in the calculation. Okay, बहुत ही स्पेसिफिकली हम लोगों ने बता दिया कि अगर आपका कोई भी जो आंसर है वो +1 to -1 की रेंज से बाहर गया तो किस चीज में मिस्टेक होगी, आपके कैलकुलेशंस में मिस्टेक होगी. आपका जो कोरिलेशन है वो आ ही नहीं सकता +1 to -1 के रेंज के बाहर. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले से भी आता था और अभी भी अच्छे से क्लियर है. ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. डज कोरिलेशन इंप्लाई कॉजेशन.
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सेम ऐसा ही इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में डिफरेंस। कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं? कोरिलेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे कोई भी दो वेरिएबल्स कितने कोरिलेटेड हैं। ओके, एक के चेंज से दूसरे में कितना चेंज हो रहा है या जो दोनों है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, और हमने ये भी समझा है कि कोरिलेशन जो है वो हमें कॉज या इफेक्ट नहीं बताती। मतलब कि कोरिलेशन हमें ये नहीं शो कर रहा कि इसके कारण आपका ये वाला जो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है। ये हम कॉज और इफेक्ट वाली बात अपने कोरिलेशन में नहीं करते। कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ हमें डिग्री और डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन में वो ये बताएगा कि क्या आपके जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट इज हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन बताया जाएगा। फिर आता है कॉजेशन। तो कॉजेशन का मतलब क्या होता है? कॉजेशन का मतलब होता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन के साथ में क्या बता रहा है वो? कॉज एंड इफेक्ट, कि किन कारणों से ये पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। ओके, किन जो आपके दो वेरिएबल्स है उसमें क्या कॉज हो रहा है, क्या अफेक्ट हो रहा है, या फिर जो आपके दो जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के वो दोनों जो हैं वो चेंज हो रहे हैं किसी थर्ड कॉज के कारण। तो वो कॉजेस क्या है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ये हमारा कॉजेशन बताता है। और जो कोरिलेशन होता है उसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं इंक्लूड किया जाता। हम बिल्कुल भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जानने के लिए कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। वी डोंट केयर। हमारे पास में दो वेरिएबल्स थे, हमने बस दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि डज कोरिलेशन इंप्लाई कॉजेशन, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? बिकॉज जो कोरिलेशन है वो कॉजेशन इंप्लाई नहीं करता है। कॉजेशन का सीधा सीधा मतलब हो गया कॉज एंड इफेक्ट। ओके, और कोरिलेशन हमें पता है, तो कोरिलेशन में हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखते। तो हम क्या बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो। ओके, बिकॉज कोरिलेशन और कॉजेशन डिफरेंट चीज है एंड कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट नहीं आएगा। So correlation, no, correlation does not imply causation. The correlation between the two variables does not imply that one variable causes the other. In other words, cause and effect relationship is not a prerequisite for the correlation. Okay? Correlation only measures the degree and intensity of the relationship between two variables, but surely not the cause and effect relationship between them. ओके, यहाँ पर हमने वही चीज बताई जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि कोरिलेशन जो होता है वो सिर्फ हमें डिग्री और डायरेक्शन बताएगा, वो हमें कॉज और इफेक्ट नहीं बताता है। ओके, सो इसका आंसर नो क्यों होगा? आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। When is rank correlation more precise than simple correlation coefficient? अब क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो आपके सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ज्यादा एक्यूरेट कब होगा, ज्यादा प्रिसाइज कब होगा। ओके, तो उसका आंसर समझते हैं स्टूडेंट्स हम। रैंक कोरिलेशन मेथड इज मोर प्रिसाइज देन सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। देखो, जो हमारा सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटास पर बेस्ड होता है। क्वालिटेटिव डेटास पर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और जो हमारा रैंक कोरिलेशन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अपनी क्वालिटेटिव डेटास के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो ये कब हमारे रैंक कोरिलेशन को ज्यादा प्रिसाइज बनाएगा हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट से? सिंपल सी चीज है, ज्यादा प्रिसाइज तभी होगा जब उसका कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता। तो हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। किस केस में? क्वांटिटेटिव डेटा में। तो जब भी क्वांटिटेटिव डेटा की बात आती है तो हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा बेटर हमारा मेथड कौन सा है? रैंक कोरिलेशन। और रैंक कोरिलेशन से ही हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल सकता है एज कंपेयर टू आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हमारा डेटा क्वालिटेटिव हो। ओके, सो आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। In other words, rank correlation method measures the correlation between the two
क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ओके, जो आपका रैंक कोरिलेशन मेथड होता है वो क्या करता है, वो मेजर करता है कोरिलेशन दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में। These variables attributes are given the ranks on the basis of preferences. Okay, आपके जो वेरिएबल्स का जो हम रैंक देते हैं वो किस पर देते हैं, प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। और अब जो रैंक है स्टूडेंट्स वो हमें देना आती है ना, कि मतलब कि एक किसी भी हमारी वेरिएबल को या किसी भी वैल्यू को हम क्या रैंक करने वाले हैं, ये हमें पता है, हमने सीखा है कि रैंक कोरिलेशन हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। अगर किसी वैल्यूज की हमारे पास में रैंक गिवन नहीं होती तो रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी हमने सीखा है, राइट। एंड आई होप सो कि आप लोगों को वो सारी चीजें याद है। जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक काइंड ऑफ क्या होता है, हमारी समरी होती है कि आपने जो पूरे चैप्टर में पढ़ा उसे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम कर और आपसे हर एक कंसेप्ट कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ समरी है। एंड समरी का मतलब ये होता है कि आप लोग सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर सिर्फ एक रिकैप चल रहा है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को याद है कि जब भी हमारी कोई भी डेटा की कोई भी वेरिएबल के बीच में हमें रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे रैंक असाइन करते हैं। हम या तो हाईएस्ट टू लोएस्ट जाते हैं या लोएस्ट टू हाईएस्ट जाते हैं। अभी हमारी प्रेफरेंस पर है कि हम हाईएस्ट टू लोएस्ट जाएं या लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएं। ओके, ये चीज जो है वो हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक देते हैं, राइट। So for example, selecting the best candidate in a dance competition depends on the ranks and preferences awarded to him/her by the judges. अब किसे डांस कंपटीशन का बेस्ट कैंडिडेट बताना है, वो क्या हो जाएगा भाई, जजेस ने किसे प्रेफर किया है। अब जजेस के प्रेफरेंस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। जजेस अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक देंगे। हो सकता है कोई जज बायस हो और किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो फिर भी उसे अच्छे रैंक दे दियो, राइट। तो वो हम क्या बोल रहे हैं, सोलली किस पे डिपेंड है, जज पे, कि वो क्या रैंक दे रहे हैं उन्हें, है ना। तो ये प्रेफरेंस पर बेस्ड है। ओके, secondly, the rank correlation method is preferred over the simple correlation coefficient when extreme values are present in the data. जब बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज होती है ना तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जगह पर रैंक कोरिलेशन यूज कर लें। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें क्या पता है स्टूडेंट्स की कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होते हैं, राइट। अगर हमारा रैंक कोरिलेशन है तो वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होगा। रैंक कोरिलेशन में तो हमें रैंक करना होता है तो हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस रैंक कर देंगे, या तो हम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक कर देंगे या लोएस्ट टू हाईएस्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमारी एक एक ऑब्जर्वेशन हमें इंक्लूड करनी होती है और उसके कारण क्या हो सकता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनका अफेक्ट हो सकता है हमारे कोएफिशिएंट पर, राइट, कोरिलेशन पर। तो इस केस में भी हम क्या प्रेफर करेंगे कि रैंक कोरिलेशन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, इन सच केस यूजिंग सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बी मिसलीडिंग। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डज जीरो कोरिलेशन मीन्स इंडिपेंडेंस। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या जीरो कोरिलेशन इंडिपेंडेंस बताता है? तो स्टूडेंट जीरो कोरिलेशन में हमें क्या पता है कि जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं वो कोरिलेटेड नहीं है। ओके, अब क्या ये चीज होती है क्या कि अगर कोई दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के? जरूरी नहीं है कि ये चीज हो सकता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा हो हमें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी ना हो। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि जीरो कोरिलेशन जो है उसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस। ये चीज हम नहीं बोल सकते। हमारे दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट हो सकते हैं, फिर भी जो उनकी जो कोरिलेशन आने वाला है वो क्या हो सकता है, वो जीरो हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, मेरे पास में दो क्या है वेरिएबल्स हैं, आइसक्रीम्स एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या जब टेम्परेचर बढ़ता है तब हमारी आइसक्रीम की जो सेल है वो बढ़ जाती है? क्या इसके बीच में कोई कोरिलेशन है? हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन ना निकले,
ओके लेकिन ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे कि हाँ ये चीज एक नॉर्मल, अगर मैं जनरल सेंस में बताऊं तो ये चीज होती है, ये एक टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे हम अपनी जो आइसक्रीम का कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं, राइट। मतलब कि जब विंटर्स ज्यादा आते हैं तो हम आइसक्रीम कम कंज्यूम करते हैं और समर्स में हम ज्यादा आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं, राइट। तो इन ये दोनों जो है वो डिपेंडेंट तो है एक दूसरे पर मान लीजिए कि आपके पास में जो वेरिएबल्स गिवन थे, जो इनकी वैल्यूज गिवन थी, आई मीन उनमें से जब आपने कोरिलेशन फाइंड आउट किया तो आपका आंसर क्या निकला? आपका आंसर निकला 0। वो आपको ये शो कर रहा है कि आपकी आइसक्रीम का कंजम्पशन और आपका जो टेम्परेचर लेवल है उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ओके। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, ओके। तो हम नहीं बोल सकते ये चीज कि हमेशा जब भी कोरिलेशन आए तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये अगर हमने बोला, अगर हमने ये स्टेटमेंट दी तो ये गलत हो जाएगी, ओके। सो इसका सोल्यूशन, मतलब कि इसका आंसर आप कैसे लिखने वाले हो? कोरिलेशन मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। हमारा जो कोरिलेशन होता है वो क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स? लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है। अगर कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं हुई तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कोरिलेटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर कोरिलेशन, राइट। ये चीज हम बोलते हैं। तो अगर कोई दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो हमने क्या बोलते हैं कि वो कोरिलेटेड नहीं है। पर ये जरूरी नहीं है ना कि वो दोनों को डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे पर। तो इसलिए हम ये चीज को, जो ये क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर हम क्या बोलते हैं? नो बोलेंगे, ओके। सो आर बीइंग 0 implies the absence of linear relationship but they may be non-linearly related, ठीक है। हो सकता है उनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। अब देखो, आई होप सो कि आप लोगों को लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिफरेंस पता है। फिर भी मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स की लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। देखो, लीनियर होगा हमारा, दो वेरिएबल है x एंड y, मैंने बोल दिया x इज इक्वल्स टू y, तो ये लीनियर है। अब अगर नॉन लीनियर की मैं बात करूं तो नॉन लीनियर वापस मैं यही ले रही हूं x एंड y। मैंने अगर बोला x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर। अब इसमें डिफरेंस कैसे समझ में आया कि कौन सा लीनियर लेना है कौन सा नॉन लीनियर लेना है? तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन या लीनियर रिलेशनशिप हम उसे बोलेंगे कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, ओके, इनके ऊपर, मतलब इनकी जो पावर है वो क्या है? 1 है, ओके। इनकी पावर क्या है? 1 है। ये देखो, x भी 1 है, y भी 1 है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो x 1 है लेकिन y का पावर क्या है? y का पावर 2 है। तो अगर कोई भी वेरिएबल की पावर 2 या 2 से ज्यादा होती है तो वो बन जाते हैं हमारे नॉन लीनियर, और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो बन जाते हैं हमारे लीनियर, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स कि हो सकता है आपके पास में कोई ये गिवन हो, y की पावर 0, तो ये y की पावर 0 अब क्या बता रही है? ना तो ये हमारे 1 में आ रही है ना ये हमारे 2 में आ रही है। अब 0 क्या हो गया? तो अगर किसी भी वैल्यू की या किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है अगर वो 0 हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है, ओके। ये ना ही लीनियर इक्वेशन है ना ही नॉन लीनियर इक्वेशन है, वो क्या हो जाता है? वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। लीनियर और नॉन लीनियर में सबसे अच्छा जो डिफरेंशिएट करने का एक हमारा एलिमेंट होता है वह यही होता है कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 होने वाली है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, ओके। ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि ये 1 से ज्यादा नहीं होगी। और जो नॉन लीनियर है ना वो 2 से कम नहीं होगी, ये 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं होगी, ओके। तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक जो हमारे दो वेरिएबल जो उनके बीच में ऐसा ही रिलेशनशिप हो, राइट। हो सकता है ना उनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एक दूसरे के। डिपेंडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उनके बीच में हम नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी तो देख सकते हैं, राइट। तो वो हम बोल सकते हैं या हम बोलेंगे कि जो 0 कोरिलेशन है वो हमें ये नहीं बताता है कि आपके दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, ये चीज जरूरी नहीं होती है, ओके। Hence, if two variables are not correlated, it does not necessarily follow that they are independent. Okay?
आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है लीनियर नॉन लीनियर का ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा जो लीनियर और नॉन लीनियर है कुछ उसी पर बेस्ड है। ओके, क्या क्वेश्चन है हमारा, कैन सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देखो ध्यान से समझो क्या बोला है हमें कि क्या आपका जो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हर एक टाइप का रिलेशनशिप जो होता है उसे मेजर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो सिंपल सी बात है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास में दो रिलेशनशिप हो गई, एक हो गई हमारी लीनियर रिलेशनशिप, एक हो गई नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और हमने ये पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है हमने, जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है कि किस टाइप के वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, लीनियर वेरिएबल्स के बीच में, राइट। लीनियर जिनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप हो उनके बीच में हम कोरिलेशन बताते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हर एक टाइप का रिलेशनशिप के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। ओके, ये जो एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप बोला है इसमें हम बोलेंगे कि नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज हमें पता है कि जब भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ जाती है तो हमारा कोरिलेशन जीरो हो जाता है। हमारा जो कोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हम लीनियर रिलेशनशिप्स पर ही बता सकते हैं। ओके, देखो मैंने आप लोगों को इक्वेशन समझा दी कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, एंड आई होप कि आप लोगों को वो चीज समझ में भी आ गई होगी। उसके ग्राफ में भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ स्टूडेंट्स की दोनों के ग्राफ कैसे होते हैं। ओके, एक जो लीनियर रिलेशन होगा उसका हम स्ट्रेट ग्राफ देखेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, कुछ भी कर दो, लेकिन होना स्ट्रेट लाइन। और जो हमारी नॉन लीनियर होती है उसमें हम देखेंगे कर्व। ओके, ये क्या है? ये हमारा एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यहां पर हम कर्व देखते हैं। ओके, अब ये कर्व जरूरी नहीं है कि इसी शेप में हो, वो कर्व किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब भी आपका कोई भी जो ग्राफ है वो कर्व के फॉर्म में अगर आ जाए तो उसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है या आपका जो हम बोलेंगे कोरिलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज नॉन लीनियर रिलेशनशिप पर हमारा कोएफिशिएंट कोरिलेशन वर्क नहीं करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लीनियर और नॉन लीनियर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ओके, so now the simple correlation coefficient cannot measure any type of relationship. The simple correlation coefficient can measure only the direction and magnitude of linear relationship. Okay, ये एक जो है लीनियर रिलेशनशिप, इस चीज को हमें मार्क करने की नीड है कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताता है सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स में। ओके, बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। ओके, इट कैन नॉट मेजर नॉन लीनियर रिलेशनशिप, ये मेजर नहीं कर सकता किसे, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को, लाइक क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्यूबिक एक्सेट्रा। अब ये क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्यूबिक, ये आई होप कि आप लोगों ने आपके मैथ्स में पढ़ा होगा। ओके, ये सब क्या हो जाता है, क्यूबिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक, ये क्या होगा, ये वही स्क्वायर, क्यूब या रेस टू पावर 4, रेस टू पावर 5। ओके, मतलब कि यहाँ पर आपकी बस जो पावर है वो 1 नहीं होंगी, 2 या फिर 2 से ज्यादा, 2 से कम नहीं होती आपके नॉन लीनियर रिलेशनशिप में पावर। ओके, जब भी आपको स्क्वायर मतलब कि 2 या फिर 2 से ज्यादा जब भी पावर दिखते ना, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये किसका केस है, ये कौन सा पर्टिकुलर रिलेशनशिप हमें शो कर रहा है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। Therefore, in such cases, the purview of simple correlation coefficient falls short. मतलब कि अगर कभी भी आपका कोई भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि आपका जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट may depict that x and y
are not correlated in a equation x is equals to y square। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी कि हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू y है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर हो सकता है, y क्यूब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। Hence, it may be concluded that both the variables are independent, but such conclusions may be wrong। अगर आपका कोरिलेशन 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो। ये इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा था, तो ये चीज जरूरी नहीं होती है। तो ये एक रॉन्ग कंक्लूजन भी हमें दे सकता है कि अगर किसी के बीच में जो आपका कोरिलेशन है वो 0 आ गया, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो नॉन लीनियरली रिलेटेड हो। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट्स, आस्क देम द हाइट ऑफ देयर बेंचमेट, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा हमें खुद को फॉर्म करना पड़ेगा। हमें बोला है कि आप मेजर कीजिए आपकी क्लासमेट्स की हाइट। अब देखो, आप लोग करने तो नहीं जाओगे, अगर ये क्वेश्चन पूछे आपसे क्वेश्चन में तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि रुको रुको हम ना ये आंसर बाद में लिखेंगे, पहले हम मेजर तो कर लें अपने क्लासमेट्स की हाइट। और वो जो क्लासमेट्स की हाइट हम मेजर कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि उनके बेंचमेट की हाइट कितनी है, तो ये चीज तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपको एक यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल डेटा लेना है। ओके, सो मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। आप एक हाइपोथेटिकल क्या ले लोगे, डेटा ले लोगे, वैल्यूज ले लोगे, और वैल्यूज ऐसी लेना है जो कि थोड़ी रियलिस्टिक हो। अब आप ये मत बोल देना कि आप सेंटीमीटर्स में हाइट कैलकुलेट कर रहे हो और 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लिख दो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको खुद की हाइट पता होगा सेंटीमीटर्स में, हमेशा हर ईयर आपकी हाइट जो है वो मेजर की जाती होगी स्कूल में, राइट? मुझे पता है हाइट एंड वेट दोनों मेजर किए जाते हैं। तो आप लोगों को अप्रॉक्स आपकी हाइट पता होगी, कुछ होगी 163 सेंटीमीटर्स, 164 सेंटीमीटर्स। अगर थोड़ी ज्यादा बड़ी हाइट है तो 174 सेंटीमीटर्स, 172 सेंटीमीटर्स, ऐसी कुछ होगी। तो ये ऐसे आसपास के फिगर्स ही लेना, ऐसा नहीं कि आप पहुंचा दो कहीं के कहीं, थोड़ा रियलिस्टिक फिगर्स लेना है हमें। ओके, तो हमें हाइट लेनी है हमारे क्लासमेट की और क्लासमेट के बेंचमेट की। ठीक है, तो मतलब कि दो वेरिएबल्स हो गए, आपके जो क्लासमेट की हाइट है वो हो गई x और जो उसके बेंचमेट की हाइट है वो क्या हो गई y। अब आपको कैलकुलेट करना है कोरिलेशन उनके बीच में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ हमारा डेटा, और ये कुछ हमारा एक हाइपोथेटिकल डेटा है जो कि हम लोगों ने फ्रेम किया है। ठीक, ये हमारे हाइट ऑफ क्लासमेट x इन सेंटीमीटर और ये हमारी हाइट ऑफ बेंचमेट y इन सेंटीमीटर। ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे मैंने हाइट्स ली 172, 174, 169, 168, 169, 180। ठीक, 174, 175, 166, 155, 168, 170, ये मैंने हाइट्स ले ली। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो अब मैं कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रही हूं उस पर डिपेंड करेगा कि मेरी प्रोसीजर क्या होने वाली है। तो मैं कौन से फॉर्मूले से अपना कोरिलेशन फाइंड आउट कर रही हूं, ये है हमारा एक्चुअल मीन मेथड। R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। ये जो x और y है ये क्या है, ये है आपके डिविएशंस फ्रॉम योर एक्चुअल मीन, है ना। ये जो हमारे स्मॉल वाले जब लेटर्स आते हैं तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि ये हमें डिविएशन शो कर रहे हैं हमारे एक्चुअल मीन से। ओके, तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्चुअल मीन क्या होने वाला है स्टूडेंट्स। एक्चुअल मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होती है हमारी मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, x बार तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ठीक, चलिए देखते हैं कि हमारा जो मीन है वो क्या निकलने वाला है। सबसे पहले हम x और y दोनों का मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसके डिविएशंस और डिविएशंस का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये है मेरे x, क्या चाहिए मुझे, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x के लिए मैं क्या करूंगी, इन सारे फिगर्स को ऐड करूंगी। तो ये कितना आया, सिग्मा x इज इक्वल्स टू 1032।
फिर जैसे मैंने सिग्मा एक्स फाइंड आउट किया है, सेम वे में मुझे सिग्मा वाई भी चाहिए। तो सिग्मा वाई के लिए मैं क्या करूंगी, इन सारे फिगर्स को ऐड करूंगी। ओके 150 174 प्लस 175 प्लस 166 एंड सो ऑन। तो जब मैंने इसे फाइंड आउट किया तो मुझे मिला सिग्मा वाई, कितना हुआ वो 1008। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मिल गया, और क्या चाहिए, एन चाहिए। एन कैसे मिलेगा, इन सबको हम काउंट कर लेते हैं तो हमें एन पता चल जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, 6 हो गए। अब सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना एक्स बार। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्स बार एंड वाई बार क्या होने वाला है। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू 1032 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आया 172। ओके इट मीन्स कि आपका जो एक्स सीरीज का मीन है वो कितना आया 172। वाई बार हमें फाइंड आउट करना है, सो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन हमें करना है। सिग्मा वाई कितना है 1008, एन कितना है 6, इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो क्या मिला हमें मिला अपने वाई सीरीज का मीन, दैट इज ये कितना हुआ 168। ओके दोनों का हमें मीन मिल गया 172 एंड 168। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे अपने डिविएशंस। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स बार है वो कितना है, वो है हमारा 172, और वाई बार कितना है, तो वो है हमारा 168। अब इससे डिविएशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डिविएशंस फाइंड आउट करना इजी है, x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। सो ये क्या हो गया 172 माइनस 172 0, 174 माइनस 172 प्लस 2, 169 माइनस 172 माइनस 3, एंड इसी वे में एक एक वैल्यू को हम माइनस करते गए, हमारे पास में ये आंसर्स आ गए। ओके -3 -4 -3 प्लस 8। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, ये कैपिटल एक्स नहीं है स्मॉल एक्स है। ओके ये जो हमने डिविएशंस फाइंड आउट किए इसका एक्स स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये होगा हमारा स्मॉल एक्स स्क्वायर। 0 0 0, 2 2 4, -3 इंटू -3 प्लस 9। ओके 4 4 16, 3 3 9 एंड 8 8 64। सिग्मा एक्स स्क्वायर की नीड है स्टूडेंट्स, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना आएगा 102। इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो कितना आ गया 102 आ गया। जैसे हमने x और x स्क्वायर फाइंड आउट किया वैसे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे y और y स्क्वायर। तो ये हमारे y है और ये हमारा y के डिविएशंस है, राइट। y एक्चुअल मीन से कैलकुलेट किए गए डिविएशंस है, स्मॉल y है। आपका y बार कितना है 168, तो इन एक एक वैल्यू में से माइनस कर दीजिए 168। 174 माइनस 168 कितना हो गया 6, 175 माइनस 168 कितना हुआ 7। और इसी वे में ये सारी वैल्यूज को हमने जब इन सारी वैल्यूज में से जब हमने माइनस किया 168 तो हमारे पास में ये वैल्यूज आई +6 +7 -2 -13 0 एंड +2। ओके अब हमें y स्क्वायर चाहिए, ये भी हमारा स्मॉल y है। ओके ये कैपिटल Y नहीं है स्मॉल y है। इट मीन्स कि ये जो डिविएशंस हैं उसका स्क्वायर है वो। ओके इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये स्मॉल y। सो 6 6 हो गया 36, 7 7 हो गया 49, -2 इंटू -2 +4, -13 इंटू -13 +169, और 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। ओके अब सिग्मा वाई स्क्वायर की भी नीड है तो इन सबको ऐड कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर मिल जाएगा। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमें सिग्मा वाई स्क्वायर कितना मिल गया 262। अब एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होती है सिग्मा एक्स वाई, राइट। एक्स वाई कौन से, ये जो आपका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, ये कैपिटल नहीं आएंगे, क्या आएंगे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई। ओके इट मीन्स कि आपके जो डिविएशंस हैं उनका दोनों के एक्स सीरीज के डिविएशंस और वाई सीरीज के डिविएशंस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और उसे हमें लिखना है। ओके मतलब वो फिगर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आपका एक्स वाई क्या होगा स्टूडेंट्स, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। 0 इंटू 6 कितना हो गया 0, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, 3 इंटू -2 कितना हो गया +6। ओके माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू -13 हो गया +52, -3 इंटू 0 हो गया 0, +8 इंटू +2 कितना हो गया 16। तो ये क्या आ गया, ये आ गए हमारे एक्स वाई। अब हमें चाहिए सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई हमने कैसे फाइंड आउट किया, इन सारे फिगर्स को ऐड कर लिया तो हमें क्या मिल गया सिग्मा स्मॉल वाले एक्स वाई।
कितना 88, सिग्मा एक्स वाई हो गया 88, सिग्मा वाई स्क्वायर हो गया 262 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 102। तो अब हमें जो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन वैल्यूज को हम पुट करें अपने इस फॉर्मूला में तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना आया था, ये आया हमारा 88, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो है हमारा 102 और सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है वो है हमारा 262। इन दोनों का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना आया, ये आया हमारा 26,724, ये आया हमारा अंडर रूट में और 88 एज इट इज है। अब इसका रूट फाइंड आउट कीजिए स्टूडेंट्स। तो इसका रूट फाइंड आउट करने पर आपके पास में आंसर क्या मिला आपको 163.47 और ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें 88 है। अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास में 0.5383। ये जो 5383 है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि पहले तो आपका जो कोरिलेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये नंबर पॉजिटिव में। उसके बाद में डिग्री क्या है आपके कोरिलेशन की, तो ये कौन से हमारे कौन से स्लैब में आ रहा है स्टूडेंट्स 0.5383। तो ये आ रहा है हमारे 0.25 से लेकर 0.75 के बीच में। तो ये इस वाले स्लैब में हम क्या बोलते हैं, कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो हाइट ऑफ योर क्लासमेट और हाइट ऑफ योर बेंचमेट है उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उनके बीच में पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी डेटा गिवन नहीं था, हमने फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट कैसे किया, हमने खुद ने फ्रेम किया, हमारी एक हाइपोथेटिकल डेटा फ्रेम किया दो वेरिएबल्स को लेके और जो हमारी वैल्यूज थी वो हमने उसमें नोट डाउन की और जो हमारा कोरिलेशन है वो हमने फाइंड आउट किया। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट सम वेरिएबल्स वेयर एक्यूरेट मेजरमेंट इज डिफिकल्ट। ऐसे कुछ वेरिएबल्स हमें लिस्ट करने हैं जिसमें एक्यूरेट मेजरमेंट डिफिकल्ट हो। एक्यूरेट मेजरमेंट कैसा, मतलब एकदम प्रिसाइजली कि एकदम सही जो मेजरमेंट हो वो थोड़ा कंप्यूट करना उसे कंप्यूट करना डिफिकल्ट हो, ऐसे हमें वेरिएबल्स बताने हैं। ऐसे दो वेरिएबल्स के कुछ हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। ओके, so the following are some variables where the accurate measurement is difficult। अब क्या है हमारे ये following some variables, temperature and the number of people falling ill। नहीं बोल सकते हम कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो नंबर ऑफ फॉलिंग पीपल इल कितने हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, नहीं बता सकते। हो सकता है विंटर्स में जो आपके इलनेस है वो ज्यादा बढ़ गई हो, या फिर जो समर्स है उनमें इलनेस ज्यादा बढ़ रही हो, या फिर जो हमारी रेनी सीजन है उसमें हो। तो टेम्परेचर और जो आपका नंबर ऑफ पीपल फॉलिंग इल है वो चेंज हो सकता है। वो ऐसा कुछ एक्यूरेट नहीं है कि बस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं, वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है। वो तो यार अब इल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो तो एक किसी भी पर्सन के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो हम लोग उससे एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि क्या आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज होने वाली है, राइट। तो इसलिए ये हमारा एक एग्जाम्पल बन गया कि यहां पर हम एक्यूरेट आंसर्स नहीं बता सकते। फिर आता है सेकेंड वाला, चेंज इन टेम्परेचर विद द हाइट ऑफ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन के साथ में चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या था, थोड़ा ऐसा हो गया ना कि पता नहीं क्या हो गया। अब ठीक है भैया, हाइट ऑफ माउंटेन बढ़ गई तो क्या आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, और माउंटेन की हाइट कम हो गई तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब वो ठीक है, इस चीज पर हम बोल रहे हैं कि हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कितने डिग्री से कम ज्यादा हो रहा है, क्या हर एक माउंटेन पर सेम रेंज चलेगी, जरूरी नहीं है, राइट। डिपेंड कर सकता है ना कि एक माउंटेन पर ज्यादा ये हो रहा है या एक माउंटेन पर ये चीज कम है। हम नहीं बता सकते कि कौन से माउंटेन पर क्या चल रहा है, इसलिए इस चीज का भी हम एक्यूरेटली आंसर नहीं दे सकते। लो रेनफॉल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इस चीज को हम बोल सकते हैं कि लो रेनफॉल हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लेकिन हो सकता था कि ज्यादा हो जाती रेनफॉल तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती। तो इस चीज का भी हम रिलेशनशिप एकदम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि क्या आपका जो चेंजेस है वो क्या हमेशा ऐसे ही रहते हैं या वो चेंज होते हैं तो वो कितने से चेंज होते हैं, ये हम नहीं बता सकते ना। हो सकता है कि
रेनफॉल तो कम हुई लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई, तो ये चीज भी मैं अगर बोल दूं कि रेनफॉल कम होती है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो ये चीज भी क्या बोलेंगे हम कि सही नहीं है। इसलिए यहां पर भी एक एक्यूरेट मेजरमेंट बताना डिफिकल्ट चीज हो जाती है। फिर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिग्री ऑफ पॉवर्टी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉवर्टी बढ़ रही है, या पॉपुलेशन कम हो रही है तो पॉवर्टी कम हो रही है, कोई भी अपोजिट हमारा जो इसमें सिनेरियो देख लो कि पॉवर्टी बढ़ रही है तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉवर्टी कम हो रही है, तो ये मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। हो सकता है कि हम दो वेरिएबल्स ले लें, उनके बीच में कोरिलेशन देख लें और उससे हम बोल दें कि पॉपुलेशन बढ़ रही तो पॉवर्टी बढ़ रही, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक जगह पर सही हो। ये डिपेंड कर सकता है ना एरिया टू एरिया। अब हो सकता है कि भाई जो लोग रिच है उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ रही हो, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉवर्टी कम हो गई, सॉरी पॉवर्टी बढ़ गई। तो ये इसमें भी हम एक्यूरेट मेजर्स या एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकते। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड चेंज इन द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन इंडिया। अब ये तो बहुत ही कुछ अलग सी चीज हो गई कि नंबर ऑफ टूरिस्ट से हमारा जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। ये कहीं से कहीं तक कुछ भी इनके बीच में हम क्या नहीं दिख रहा, हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कोई रिलेशन हो लेकिन फिर भी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे कि क्या पर्टिकुलर रिलेशन है। ओके, ये हो सकता है कि आपके जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है किसी और रीजन की वजह से, बस वो एक कोइंसिडेंस हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो दोनों कोरिलेटेड है। यहां पर हम एकदम एक्यूरेट आंसर्स नहीं बता सकते। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलते हैं आपके किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। ये सारे एग्जाम्पल्स भी हाइपोथेटिकल है, आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी फ्रेम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो एग्जाम्पल्स लॉजिकली सही हो। ओके, जैसे कि ये सारे हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज जरूरी नहीं है कि एक बार अगर हमने किसी के बीच में कोई कोरिलेशन बता दिया तो वो चलता ही रहेगा, या फिर कोरिलेशन एकदम एक्यूरेट है इनके बीच में कि हर एक जगह पर ऐसा का ऐसा ही होना है, ये चीज जरूरी नहीं है। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल्स लिए। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द वैल्यूज ऑफ आर एज 1, -1 एंड 0। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है स्टूडेंट्स हमें कि हमें इंटरप्रेट करना है। क्या अगर r 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर r -1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर r 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे से आता है ये तो हमें। 1 का मतलब होता है परफेक्ट, राइट, परफेक्ट कोरिलेशनशिप। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव परफेक्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव परफेक्ट हो जाएगा, पर परफेक्ट होगा, है ना। परफेक्ट कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं कि जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, राइट, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसी वाली, और जो आपके जो सारी जो डिफरेंट जो वैल्यूज आती है कोरिलेशन की वो सारी इसी लाइन पर होती है। अगर पॉजिटिव है तो इस काइंड में हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का मतलब हमें पता है, इंटरप्रेट हो गया, आंसर खत्म, राइट। एक और पूछा उनने 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इससे हम क्या बोल देते हैं, ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा जो कोरिलेशन होता है वो 0 आ जाता है। ठीक, आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स के इस चीज में आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे, और जो हमने डिफरेंट स्लैब्स पढ़े थे अपने कोरिलेशन के वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। मुझे लग तो नहीं रहा कि मुझे उसे वापस रिवाइज करवाने की जरूरत है, बिकॉज मैंने बहुत बार करवा दिया है वो, लेकिन फिर भी वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए उस चीज का रिविजन करवा देती हूँ। हमें क्या पता है कि हमारी जो कोरिलेशन की रेंज होती है वो क्या होती है, -1 to 1। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा +-1 होता है वो क्या हमें डिफाइन करता है कि कैसा कोरिलेशन है हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वो हम बोलेंगे परफेक्ट कोरिलेशन है। ओके, -1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा, और अगर +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लैब आता है वो क्या आता है, 0.75, पहले तो आएगा हमारा 0.9 वाला, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। तो 0.9 में हम क्या बोलते हैं, वेरी हाई कोरिलेशन। ओके, फिर आता है हमारा 0.75 to 0.9, इसमें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम बोलते हैं फेयरली हाई कोरिलेशन।
इससे हम नीचे आ जाएं तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा आता है 0.25 टू 0.75। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। फिर आता है हमारा 0 टू 0.25, इसमें हम क्या बोलेंगे, वेरी लो कोरिलेशन। और अगर सिर्फ 0 है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया जीरो कोरिलेशन। ये हमारे डिफरेंट स्लैब्स हैं एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर है ये सारे स्लैब्स। इससे हमें याद ही करना पड़ेगा। मैंने अभी तक आप लोगों को इतनी बार बता दिया है कि अगर आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गए। अब एक और चीज हमें पता है कि अगर प्लस में हमारा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोरिलेशन पूरा पढ़ लिया, पूरा अच्छे से आता है, और अगर ये सारी चीजें आप लोगों को रिमेंबर नहीं है तो ये चीज गलत हो जाएगी। मतलब कि ये हो गया कि आपने बहुत कुछ, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जो पढ़ना था वो आपने पढ़ा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये पढ़ लोगे और बाकी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये भी पढ़ना है और दूसरा भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। अब ये जो इंटरप्रेट दी वैल्यूज ऑफ आर एज 1, -1 और 0, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होंगे ये। इसे हम थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में देख लेते हैं कि हम इसे लिखने कैसे वाले हैं। सो ये कुछ उसका सोल्यूशन होने वाला है, मतलब कि आंसर होने वाला है। द वैल्यू ऑफ आर बीइंग 1 implies that there is a perfect positive correlation between the two variables involved. A high value of r that is close to 1 represents a strong positive linear relationship between the two variables. आई डोंट थिंक सो कि इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप आया तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है उसमें हम लीनियर रिलेशनशिप ही देखते हैं। इसलिए यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप जो हमारा वर्ड आया वो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। उसके बाद में ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड वाला। फिर आता है हमारा नेगेटिव। इफ r इज इक्वल्स टू -1 देन द कोरिलेशन इज परफेक्टली नेगेटिव. A negative value of r indicates an inverse relation. A low value of r that is close to -1 represents a strong negative linear relationship between the variables. On the other hand, if the value of r is equals to 0, यहाँ पे 1 हो गया, -1 हो गया, अब क्या आया हमारे पास में, अब आया 0. Then it implies that the two variables are uncorrelated to each other. ठीक है, कैसे हैं, वो दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। जरूरी मतलब कि कैसा रिलेशनशिप नहीं होता, लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता उनके बीच में, बिकॉज कोएफिशिएंट कोरिलेशन में हम लीनियर रिलेशनशिप ही देखते हैं। और आर का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। आर का मतलब रैंक कोरिलेशन नहीं होता है। रैंक कोरिलेशन हम कब बोलते हैं, जब आर के साथ में के भी आता है उसके सबस्क्रिप्ट में, तो हम उसे बोलते हैं कि वो रैंक कोरिलेशन है। तो आर और आर के में कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आर बोला है इसका मतलब कि आपको क्या बोला है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक, बट दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये आपके जो, अगर आर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन इस चीज को आपको, ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन आपको नहीं लेना है कि जो दो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट हो। जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ये चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी है वो। द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स 0 confirms only the non-existence of any linear relationship, but the variables may be non-linearly related to each other. ठीक, आई डोंट थिंक कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे, ये अच्छे से क्लियर होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी से इसके कंसेप्ट थे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन गिवन है, व्हाई डज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफर फ्रॉम पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो क्यों डिफर कर रहा है आपके पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, इसका रीजन बताना है। तो देखो, अब जो हम इसमें आंसर लिखने वाले हैं ना,
वो आंसर कॉम्बिनेशन होगा किसका। हमने प्रीवियस कुछ हमारे 2-3 क्वेश्चन देखे होंगे, 2 क्वेश्चंस देखे हैं शायद ऐसे, जिसमें हम लोग बताते हैं रैंक कोरिलेशन और हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इनके बीच में कोई डिफरेंसेस है, सिमिलैरिटीज, तो वो जो है ना उसको हम मिक्सअप करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। आंसर क्या होने वाला है ये समझते हैं हम। सिंपल सा आंसर होगा स्टूडेंट्स, देखो आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो क्यों डिफर कर रहा है, कैसे डिफर कर रहा है आपके पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट से। तो सिंपल सी चीज है कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है उसमें आप क्वालिटेटिव डेटा को भी मेजर करते हो और आपका जो कोएफिशिएंट है उसमें आप सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा लेते हो, ठीक है। उसके बाद में आपका जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन जो आपका रैंक कोरिलेशन है वो नॉन लीनियर भी शो कर सकता है, ठीक। कब आप ज्यादा प्रेफर करोगे आपके रैंक कोरिलेशन को आपकी कोएफिशिएंट कोरिलेशन के कंपैरिजन में, तो वो केस तब आएगा जब हमारे पास में जो डेटा है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में गिवन हो। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे अपने रैंक कोरिलेशन को, बिकॉज जो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो क्वालिटेटिव डेटा पर वर्क नहीं करता है। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं जो कि रैंक कोरिलेशन और पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन में हम देख सकते हैं। अब इसे हमें कैसे प्रॉपरली लिखना है हम एक बार उस चीज पर देख लेते हैं, बाकी ये आंसर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Generally, all the properties of Karl Pearson's coefficient of correlation are similar to the rank correlation. Usually, जो आपकी सारी प्रॉपर्टीज है जो कि हमने देखी अपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, वो हम अपने रैंक कोरिलेशन में भी देखते हैं। However, rank correlation coefficient is generally lower or equal to Karl Pearson's coefficient. हम ये भी मानते हैं कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है, राइट, वो आपके जो पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उससे कम एक्यूरेट या फिर इक्वली एक्यूरेट होगा। ज्यादा एक्यूरेट हम सिर्फ एक ही सिचुएशन में मानते हैं कि आपका जो डेटा है वो क्वालिटेटिव टर्म्स में गिवन हो। अगर क्वांटिटेटिव वैल्यूज गिवन है और उस पर अगर हम अपना जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं और रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं या हम इस चीज को अज्यूम करते हैं कि हमारा जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर रैंक कोरिलेशन, ठीक है। Rank correlation coefficient is generally preferred to measure the correlation between the two qualitative variables. कब प्रेफर किया जाता है, 2 qualitative variables के बीच में जब हमें correlation find out करना हो तब। These variable attributes are given the ranks on the basis of preferences. ये चीज हमने पढ़ ली, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ना ये आंसर सुन के कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में पढ़ा है कि आपके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें हम रैंक कैसे देते हैं, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टू कोएफिशिएंट्स इज ड्यू to the fact that the rank correlation coefficient uses ranks instead of the full set of observations that leads to some loss of information. दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ आया, दोनों के बीच में डिफरेंस ये आया कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है उसमें हम रैंक्स को प्रेफर करते हैं या हम रैंक्स को इंक्लूड करते हैं किसके कंपैरिजन में, जो आपकी पूरी वैल्यूज गिवन होती है उसके कंपैरिजन में, राइट। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो कम एक्यूरेट होगा आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से, बिकॉज जो आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उसमें हम सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड करते हैं और रैंक में हम सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ रैंक्स पर ध्यान देते हैं। तो ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, ओके। If the precisely measured data are available, then both the coefficients will be identical. अगर precisely measured data given होता है तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे दोनों वेरिएबल, जो हमारे दोनों मेजर्स हैं वो कैसे आइडेंटिकल है। इसका मतलब कि दोनों जो मेजर्स हैं वो हमें सही आंसर्स ही दे रहे हैं। Secondly, if extreme values are present in the data,
then rank correlation coefficient is more precise and reliable and consequently its value differs from that of Karl-Pearson's coefficient. जब एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन होती है तो हम ये बोलते हैं कि आपका जो रैंक कोरिलेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा प्रिसाइज है और ज्यादा बेटर मेथड है एज कंपेयर टू योर कार्ल-पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. रीजन बीइंग कि आपका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो जाता है और जो आपका रैंक कोरिलेशन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है. ओके, आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा. इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्या गिवन है? कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द हाइट्स ऑफ फादर्स इन इंचेस एंड देयर सन्स. हमें दो वेरिएबल्स गिवन है एक्स एंड वाई. एक्स हमें क्या शो कर रहा है? एक्स हमें शो कर रहा है हाइट ऑफ फादर्स. ओके, बहुत सारे फादर्स की हाइट गिवन है. और जो y है वो हमें क्या शो कर रहा है? y हमें शो कर रहा है हाइट ऑफ देयर सन्स. जितने फादर है उनके जो सन है उनकी हाइट्स. अब x और y दो वेरिएबल है और हमें बोला गया कि आपको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ठीक है, तो अब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है वो आप लोगों को आता है कि हमें कैसे, जो हमारा कोई भी एक अगर क्वेश्चन गिवन हो या कोई भी वैल्यूज गिवन हो तो उनके बीच में हम कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई सीरियसली होप कि ये चीज आप लोगों को आती है बिकॉज ये हमने बहुत अच्छे से सीखी है. अब क्या हो रहा है? अब हमारा रिवीजन हो रहा है, राइट. तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यूज आने वाली है, क्या कोरिलेशन आने वाला है हमारे एक्स और वाई के बीच में. तो ये कुछ हमारा डेटा आ गया. ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें ये पता हो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, राइट. तो पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. तो ये है हमारे कोएफिशिएंट को रिलेशन का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कौन से पर्टिकुलर मेथड का है स्टूडेंट्स? तो हम बोलेंगे कि ये है हमारा शॉर्टकट मेथड, राइट. बिकॉज यहां पर ये क्या आ रहा है? dx dy. dx dy का मतलब हुआ कि आपने डिविएशंस फाइंड आउट किए जिससे डिनोट क्या किया? d. और ये d आया है, इसका मतलब कि ये शॉर्टकट मेथड है. बिकॉज डिविएशंस हम जब अज्यूम्ड मीन में से फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम d डिनोट करते हैं और अज्यूम्ड मीन कहाँ आता है? हमारे शॉर्टकट मेथड में. तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए? हमारी कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम पहले वो देख लेते हैं. एक तो हो गया हमारा n, उसे तो हम काउंट करेंगे तो उसे हम इंक्लूड ही नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में. फिर आता है dx dy फर्स्ट, dx सेकेंड, dy थर्ड. dx स्क्वायर ये हो गई फोर्थ कैलकुलेशन और dy स्क्वायर क्या, ये क्या हो गई? फिफ्थ कैलकुलेशन. तो हमें ये 5 कैलकुलेशंस करनी है. चलिए देखते हैं कि हमारे क्या क्या जो वैल्यूज हैं वो आने वाली है. तो सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट क्या है? dx को फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक a, राइट. तो सबसे पहले हम एक a अज्यूम करने वाले हैं. जो आपकी वैल्यूज हैं x की, उसमें से एक वैल्यू को हम अज्यूम करेंगे कि वो क्या होगी? वो होगी हमारी मीन. ओके, सो ये हमारी वैल्यूज हैं और कुछ 2 या 3 वैल्यूज हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड में. तो हमने अज्यूम किया है कि हमारा a क्या है? 68 है. पहले x का कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर y का कैलकुलेशन कर लेंगे. तो अब हमें डिविएशन फाइंड आउट करना है, दैट इज dx फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? x माइनस a, दैट इज 65 माइनस 68, फिर 66 माइनस 68, 57 माइनस 68, 67 माइनस 68. एंड इस वे में हमें सारी वैल्यूज को क्या करना है? सारी वैल्यूज में से हमें 68 को माइनस करना है. तो कुछ आंसर्स आपके पॉजिटिव आएंगे, कुछ आपके नेगेटिव आएंगे. पॉजिटिव को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव को नेगेटिव लेना है. सो 65 माइनस 68 ये कितना हुआ? -3. 66 माइनस 68 कितना हुआ? -2. 57 माइनस 68 हुआ हमारा -11. और इसी वे में ये सारी वैल्यूज आई हमारी dx की. और कुछ वैल्यूज हमारी नेक्स्ट वाले पर है जो कि एक ही वैल्यू है, दैट इज 72 माइनस 68. ये कितना हुआ? ये हुआ हमारा +4. ठीक, फिर उसके बाद में हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें क्या चाहिए? dx स्क्वायर. तो dx स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है? ये जो सारी वैल्यूज है इनका स्क्वायर कर दीजिए तो dx स्क्वायर आ जाएगा. सिंपल सा कैलकुलेशन है. -3 इंटू -3 कितना हो गया? 9. -2 इंटू -2 हो गया 4. -11 इंटू -11 हो गया 121. -1 इंटू माइनस हो गया 1. और इसी वे में ये जो सारी हमारी वैल्यूज है इसका हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया. ये 4 का क्या स्क्वायर आ गया? 16. अब देखो दो कैलकुलेशंस तो हमारी x में से होगी. कौन कौन सी? वो
सिग्मा dx और सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सिग्मा dx और सिग्मा dx स्क्वायर। तो ये dx है, ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और एक वैल्यू हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड में जो कि कितनी है +4। तो अब जब हमें पता है कि आधी अगर वैल्यूज माइनस में आधी प्लस में, तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव्स में होते हैं उन सबको एक साथ में ऐड कर लेते हैं और जो पॉजिटिव्स हैं उनको एक साथ में ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को कर देंगे माइनस कर देंगे। सो 11 + 1 हो गया 12, +2 हो गया 14 और +3 हो गया 15, राइट। सॉरी 11 + 5 हो गया 16 एंड +1 हो गया 17। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा -17 और 4 + 2 6 + 1 7, ये कितना आया +7। सो -17 + 7 आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -10। तो आपका जो सिग्मा dx होगा वो -10 हो जाएगा और सिग्मा dx स्क्वायर में क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है और एक वैल्यू जो कि हमारे नेक्स्ट वाली स्लाइड में होगी उसे भी हमें इंक्लूड करना है। तो देखते हैं सिग्मा dx स्क्वायर कितना आने वाला है हमारा। तो सिग्मा dx स्क्वायर वो सारी वैल्यूज और ये 16 इन सबको ऐड करके कितना आया 156। ओके, और ये सिग्मा dx हो गया हमारा -10। दो हमारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं, अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं अपना। ठीक है, देखते हैं कि हमारी आगे की जो कैलकुलेशंस है, जो वैल्यूज है वो क्या फाइंड आउट होने वाली है। तो हमारा x हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे y। तो y में भी हमें वही करना है जो हमने x में किया था। ये y में से एक वैल्यू को क्या अज्यूम करना है, एक वैल्यू को हमें अज्यूम करना है एज आर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो इसमें से हमने अज्यूम किया है हमारे अज्यूम्ड मीन को क्या 65। ठीक है, कितना आया हमारा अज्यूम्ड मीन 65 आया। तो अब एक एक वैल्यू में से हमें क्या माइनस कर देना है 65। 67 - 65 कितना हो गया +2। 56 - 65 कितना हो गया -9 और 65 - 65 हो गया 0। इसी वे में एक एक वैल्यू में से हमने माइनस किया 65, तो ये आ गई हमारी dy और एक और जो हमारी वैल्यू होगी वो नेक्स्ट पेज पर, दैट इज 71 - 65 कितना आ गया +6। अब जैसे हमने dy फाइंड आउट कर लिया है तो वैसे ही हम अपना dy स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर कर दीजिए। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, -9 का स्क्वायर हो गया 81, 0 का हो गया 0, 3 का हो गया 9, 7 का हो गया 49 और इसी वे में जो हमारे सारे स्क्वायर हैं वो फाइंड आउट हो गए। ठीक है, सॉरी, अब क्या करना है, अब हमें चाहिए सिग्मा dy और सिग्मा dy स्क्वायर। तो वही सेम चीज जो जैसे हमने इसमें की वैसे ही हमें इसमें भी करना है। ये सारी वैल्यूज को ऐड कीजिए, ये सारी वैल्यूज को ऐड कीजिए और एक एक वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट वाली स्लाइड है उन पर भी ऐड करना है हमें। तो हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा dy और सिग्मा dy स्क्वायर। तो जब आपने ये ऐड की स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या क्या वैल्यू आई, सिग्मा dy आया 20 और सिग्मा dy स्क्वायर कितना आया 244। ठीक है, 4 कैलकुलेशंस हो चुकी है। कौन कौन सी, सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा y, सिग्मा dy, सिग्मा dy स्क्वायर, ये 4 कैलकुलेशंस हो गई। एक और बची, वो कौन सी है, वो है सिग्मा dx dy। तो उसके लिए पहले रिक्वायर्ड है कि हमारे पास में dx dy हो। तो dx dy के लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा dx का कॉलम, ये है हमारा dy का कॉलम, इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा dx dy। ठीक, सो -3 × +2 कितना आ गया -6। एक माइनस में एक प्लस में, तो वो माइनस में आंसर आना है। फिर -2 × -9 ये आया हमारा +18। -11 × 0 कितना हो गया 0। -1 × +3 कितना हो गया -3। 0 × +7 कितना हो गया 0। 1 × 7 हो गया 7। 2 × 4 कितना हो गया 8। ये हमारे dx dy है। अभी एक और बचा है, वो कौन सा है, वो है हमारा नेक्स्ट वाला, दैट इज ये वाला और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो +4 × +6 कितना हुआ, ये हुआ +24। सो dx dy हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें चाहिए सिग्मा dx dy। तो हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ये सारी वैल्यूज को ऐड कीजिए और एक वैल्यू जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है ये, इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, सिग्मा dx dy = 48। ये हमारी 5th कैलकुलेशन भी हो गई। ठीक है,
तो ये 5 कैलकुलेशन हो गई है। अब एक और चीज चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, n। तो n के लिए हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। एक ऑब्जर्वेशन ये है इस वाले स्लाइड पर हमारा, तो ये 1 हो गया, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो ये रहे। सो 2 3 4 5 6 7 8 कितने ऑब्जर्वेशंस हो गए, 8 हो गए। तो n आ गया हमारा 8। अब इस फॉर्मूले में हम जो हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया है वो हम अब पुट कर देते हैं, और जो हमारा आंसर है दैट इज जो हमारा कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो n हो गया 8, सिग्मा dx dy ये हमने फाइंड आउट किया, कितना आया 48 माइनस 10, सिग्मा dx कितना आया -10 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा dy कितना आया 20 डिवाइडेड बाय n हो गया 8, सिग्मा dx स्क्वायर हो गया हमारा 156 माइनस ये सिग्मा dx कितना है -10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये n हो गया 8, सिग्मा dy स्क्वायर कितना हो गया 244 माइनस सिग्मा dy कितना है 20 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 48 इंटू 8 क्या वैल्यू आई, ये आई हमारे पास में 384, फिर -10 इंटू 20 कितना हुआ -200, अब माइनस और -200 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने क्या लिखा 384 प्लस 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 156 माइनस -10 इंटू -10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +100, राइट, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 8 इंटू 156 -100 कितना आया, ये आया हमारा 1148, ये अभी अंडर रूट में ही है, मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 244 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो उसमें से जब 400 माइनस किया तो कितना आया 1552। ठीक है, अब इनका हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर लिया और जब उसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में अल्टीमेट वैल्यू आई है 584 डिवाइडेड बाय 1334.80। इन दोनों को डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना आया, आंसर आया हमारा 0.4375। ओके, अब ये जो आपका कोरिलेशन है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है बिकॉज आपका आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया। उसके बाद में कैसा कोरिलेशन है 0.43, तो 0.43 का मतलब क्या हुआ, कौन से स्लैब में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे 0.25 टू 0.75 वाले स्लैब में। इस स्लैब की सारी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, कैसा कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपकी जो दोनों x और y थे दैट इज हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ जो सन थी, उनके बीच में कैसा कोरिलेशन है, उनके बीच में पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन है, राइट। सो देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सीरीज x एंड सीरीज y। ठीक, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया। ये तो इजी क्वेश्चन था, मतलब हम लोग ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हैं, तो हमारे लिए तो इजी ही होना है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। x और y दो वेरिएबल्स गिवन है, इनके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। वही सेम क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या हुआ, ये जो फिगर्स है वो चेंज हो गए, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ, राइट। तो अब हमें इनके बीच में फाइंड आउट करना है कोरिलेशन। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन होने वाला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन से पर्टिकुलर हमारे जो फॉर्मूला है उससे हम जो हमारा कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करने वाला है। तो ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स n सिग्मा xy। अब देखो यहाँ पर जो xy है वो कैसे है, कैपिटल XY है, ओके, माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y दी होल स्क्वायर। आई होप सो कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर इस फॉर्मूले को देखकर समझ गए होंगे कि आपका जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो कौन से मेथड का है, समझ गए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये कौन से मेथड का है, डायरेक्ट मेथड का है, ठीक है। बिकॉज हम कैसे इस चीज को हमने कैसे इंटरप्रेट किया, यहाँ पर हमें ना तो एक्चुअल मीन चाहिए और ना ही अज्यूम्ड मीन चाहिए। हम यहाँ पर डिविएशंस फाइंड आउट कर ही नहीं रहे, हमने डायरेक्टली अपने एक्स वाई और एक्स वाई के स्क्वायर से जो अपनी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट की है, राइट। तो हमारी जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करनी है, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, ये चार कैलकुलेशंस हमें करनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमारे फिगर्स आने वाले हैं।
तो ये x गिवन है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इसका सिग्मा x फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। सो -3 -2 1 1 2 3 ये सारे कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, 3 + 2 5 + 6 5 + 1 6, दैट इज ये -6 और ये आ गया +6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0। सिग्मा x कितना आया, ये आया आपका 0। फिर उसके बाद में x स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं हमारे पास में, तो हम उसका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -2 का हो गया 4, -1 का हो गया 1, फिर 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, ये आ गए हमारे x स्क्वायर। तो आपका सिग्मा x स्क्वायर कितना आ गया 28। जब आपने इन सबको ऐड किया तो क्या वैल्यू आई, 28 हमारी वैल्यू आई है। फिर आता है हमारी y सीरीज, तो y सीरीज में भी वही सेम चीज करनी है जो हमने x में की थी, ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले सिग्मा y। तो जब आपने इन सारी फिगर्स को ऐड किया स्टूडेंट्स, तो आपको सिग्मा y कितना मिला 28। अब हमें y स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इन सारी जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको सिग्मा y मिल जाएगा, सिग्मा y स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। सो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 4 का हो गया 16, 1 का हो गया 1, फिर वापस 1 का 1, 4 का 16 और 9 का 81, ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे y स्क्वायर। सिग्मा y स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा जो सिग्मा y स्क्वायर आया वो कितना है 196, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके। यहाँ पर सिर्फ सिग्मा y स्क्वायर लेना है, वो सिग्मा xy स्क्वायर नहीं आएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया, ओके। सो सिग्मा y स्क्वायर कितना आ गया हमारा 196 आ गया। 4 कैलकुलेशंस हमने कर ली, एक और बची, वो कौन सी है, सिग्मा xy की। तो अब क्या करना है हमें, पहले हमें x और y फाइंड आउट करना है, दैट इज xy फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x वाले कॉलम और ये y वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या आ जाएगा xy आ जाएगा, ओके। सो -3 × 9 ये हो गया हमारा -27, -2 × 4 कितना हो गया -8, -1 × 1 हो गया हमारा -1, 1 × 1 1, 2 × 4 हो गया 8 और 3 × 9 कितना हो गया 27। ये आ गए हमारे xy, चाहिए हमें सिग्मा xy। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। अब देखो वापस वही केस हुआ, -1 और +1 कैंसिल हो गए, -1 + 1 0 हो जाएगा ना, -8 + 8 फिर से 0 हो गया, -27 + 27 0 हो गया। तो अल्टीमेटली आपका जो सिग्मा xy है वो कितना आया, सिग्मा xy आया आपका 0, ओके। तो ये आपके 5 कैलकुलेशंस हो गई। एक और चीज क्या चाहिए, एक और चीज हमें चाहिए n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 6 है। बाकी सारी वैल्यूज हमें ये मिल गई है, तो हम इन वैल्यूज की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। सो n हो गया हमारा 6 और सिग्मा xy कितना हुआ 0, तो 6 × 0 माइनस सिग्मा x जो आया था वो आया था हमारा 0 मल्टीप्लाइड बाय 28 √ 6 × 28 माइनस 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √ 6 × 196 माइनस 28 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होगी, हम ऐसे ही बता देंगे कि आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा स्टूडेंट 0 × 6 कितना हुआ, ये हो गया 0, और माइनस 0 × 28 कितना हुआ, तो ये हुआ 0। तो इट मीन्स कि आपका जो न्यूमरेटर है उसमें क्या वैल्यू आने वाली है, उसमें वैल्यू आपकी 0 आने वाली है। तो अगर आप कोई भी आपकी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 0 आएगा, राइट। अगर मुझे 0 को डिवाइड करना है किसी भी वैल्यू के साथ में तो मेरा आंसर 0 ही आने वाला है। मैं यहां पर लिख दूं 28, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी, 28 0 is 0, तो मेरा आंसर अल्टीमेटली आया कितना 0। तो इट मीन्स कि आपका जब न्यूमरेटर 0 हो गया है तो आपका आंसर 0 आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन की मुझे नीड ही क्या है, क्यों मैं इतना अपना टाइम वेस्ट करूं, मैंने बोल दिया r = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसा कोरिलेशन है, 0 कोरिलेशन है। आपका जो x और y है वो कोरिलेटेड नहीं है, वो उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर जो r = 0 आया है उससे, ठीक। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ना, कैलकुलेशंस बहुत ही कम करनी पड़ी, जितनी हमने कैलकुलेशंस की वो तो बहुत इजी सी थी। तो आई होप कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y एंड कमेंट ऑन देयर रिलेशनशिप। जैसे प्रीवियस दो क्वेश्चंस देखे वैसा ही ये एक और क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये x और y गिवन है, इनके बीच में फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, हम लोग फाइंड आउट करके बता देंगे। और जो नंबर्स गिवन है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी हमें नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्या क्या आंसर्स आने वाले हैं या हमारा कोरिलेशन कितना आने वाला है। उसके लिए पहले रिक्वायर्ड है कि हम ये फाइंड आउट कर लें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये कौन से पर्टिकुलर मेथड का है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हमने कोई भी डिविएशंस फाइंड आउट नहीं किए, तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं अपना कोरिलेशन, राइट। तो हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से, दैट इज अब हमें ना तो अज्यूम्ड मीन चाहिए ना ही हमें एक्चुअल मीन चाहिए, बिकॉज हमें डिविएशंस फाइंड आउट नहीं करने, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना कोरिलेशन। चलिए देखते हैं हमारे जो डिफरेंट जो फिगर्स की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होने वाले हैं। ये x ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, हमें चाहिए सिग्मा x, तो हम क्या करेंगे इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 1 2 1 3 4 5 7 8 ये पर्टिकुलर हमारी वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे इन सबको ऐड कर देंगे। तो जब हमने इन्हें ऐड किया तो हमारे पास में सिग्मा x कितना आया 28 आया, ओके। फिर हमें सिग्मा x स्क्वायर चाहिए, तो इन वैल्यूज को स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ये क्या आ गए, ये आ गए हमारे एक्स स्क्वायर। तो अब सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ गया 164। दो कैलकुलेशंस हो गई, बहुत ही इजी कैलकुलेशंस थी, वो कंप्लीट हो चुकी हमारी। अब उसके बाद में जैसे हमने x में कैलकुलेट किया वैसे हमें y का भी कैलकुलेट करना है। तो ये जो y है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सिग्मा y चाहिए, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो सिग्मा y मिल जाएगा। जब आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो सिग्मा y आपको कितना मिला 56। जैसे हमने x का स्क्वायर निकाला था वैसे ही हमें y का भी स्क्वायर निकालना है। तो ये y है, अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे अपने y का स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4, 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64, 10 का हो गया 100, 14 का हो गया 196 एंड 16 का कितना हो गया 256। तो आपका सिग्मा y स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ आपका 656। ये सिग्मा xy स्क्वायर नहीं सिग्मा y स्क्वायर है, ठीक है। तो सिग्मा y स्क्वायर आ गया 656। 4 कैलकुलेशंस हो गई। लास्ट वाली हमारे पास में बची है जो कि क्या है सिग्मा एक्स वाई की। तो उसके लिए हमें चाहिए एक्स वाई। क्या करेंगे हम, ये y वाली जितनी वैल्यूज है और ये x वाली जितनी वैल्यूज है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई। तो 1 इंटू 2 कितना हुआ, ये हुआ 2। देन 3 इंटू 6 हुआ हमारा 18, 4 इंटू 8 कितना हुआ 32, 5 इंटू 10 हुआ हमारा 50, 7 इंटू 14 कितना हुआ 98 और 8 इंटू 16 कितना हुआ 128। ये क्या है, ये है हमारे एक्स वाई। हमें रिक्वायर्ड है सिग्मा एक्स वाई की, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एक्स वाई हमें मिल जाएगा जो कि कितना आया 328। अब हमारे पास में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है 5 फिगर्स की। 5 फिगर्स हमने फाइंड आउट कर लिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें कैसे मिलते हैं, काउंट करके। सो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6 है, दैट इज हमारा n हो गया 6। अब इन सारी वैल्यूज की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे अपना कोरिलेशन x और y के बीच में। ये जो जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की उन सबको हमने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया इस वाले में, तो ये सारे हमारे फिगर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 6 इंटू 328 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1968 माइनस 28 इंटू 56 कितना आया 1568, ठीक है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 इंटू 164 कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 984 और 28 का स्क्वायर हो गया हमारा 784। मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट कितना 6 इंटू 656 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3936 माइनस 56 का स्क्वायर हो गया हमारा 3136। ओके, ये सारे हमारे फिगर्स आ गए, इसे हमें और सॉल्व करना है। सो 1968 माइनस 1568 ये क्या वैल्यू हुई, ये हुई हमारी 400 और
ये इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया, √200, और इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया, √800। ठीक है, अब जब हमने इसे सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या आया, 400 डिवाइडेड बाय 400, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 1। ओके, 1 क्या, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब हुआ कि आपका जो x और y है वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ये है पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि आपका जो x और y है उसके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव परफेक्ट रिलेशन है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, और जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े वो सारे क्लियर होंगे। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कौन से चैप्टर के, कोरिलेशन के। अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है आपके पूरे इकोनॉमिक्स में, दैट इज आपकी 11th इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर ही चुके हैं, और जो स्टैटिस्टिक्स है उसका सिर्फ एक चैप्टर बचा है। कौन सा है वो, तो वो है हमारा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और बहुत इजी से कंसेप्ट है, और काफी कुछ आपको नया पता चलेगा उसमें। ठीक है, जो चीजें शायद आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी वो आप लोगों को पता चलेंगी। तो वो एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, एंड आई होप कि उसमें आप लोगों को मजा आने वाला है। सो इंडेक्स नंबर जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, और इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।